हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के बारे में। दोस्तों, पेपर फर्स्ट में क्या क्या टॉपिक है और क्या क्या हमें अच्छे से पढ़ना चाहिए। पहला आपका टॉपिक आता है टीचिंग एप्टीट्यूड, दूसरा आपका रिसर्च एप्टीट्यूड, तीसरा आपका कम्युनिकेशन, उसके बाद आपका कंप्रिहेंशन, देन उसके बाद मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग, नेक्स्ट उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग, उसके बाद आपका आईसीटी, देन उसके बाद आपका द पीपल एंड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, और उसके बाद लास्ट में आपका आता है हायर एजुकेशन सिस्टम, और एक आपका होता है डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन। इतनी टॉपिक मिला करके आपका बनता है पेपर वन। अब पेपर वन की जब आप तैयारी करते हैं तो याद रखिए दोस्तों, आपको डीआई और मैथ और कंप्रिहेंशन तीन ऐसे यूनिट है जिसमें आपका 5-5 क्वेश्चन फिक्स होता है, इसमें चेंज नहीं होता है। बाकी आपके जैसे टीचिंग है, रिसर्च है, कम्युनिकेशन है, द पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट और हायर एजुकेशन सिस्टम, इसमें क्या किया जा रहा है, आपका क्वेश्चन चेंज हो रहा है। चेंज मतलब क्वेश्चन कभी ज्यादा हो जाएगा, कभी क्वेश्चन कम कर दिया जाएगा। लेकिन आपका कंप्रिहेंशन, मैथमेटिक्स एंड आपका डीआई तीन ऐसे यूनिट है जिसमें आपका 5-5 क्वेश्चन फिक्स है, मतलब वो चेंज नहीं होते। और उसके बाद आप बात करते हैं नेक्स्ट, जो सेकंड पेपर आपका होता है उसमें टोटल आपका 10 यूनिट होता है उसमें भी। अब जैसे कॉमर्स वालों बात करते हैं तो अब इसमें समझिए क्या क्या रहता है। फर्स्ट आपका होता है बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस, दूसरा होता है ऑडिट एंड अकाउंटिंग, तीसरा आपका होता है बिजनेस इकोनॉमिक्स, चौथा आपका होता है बिजनेस फाइनेंस, पांचवा आपका होता है बिजनेस मार्केटिंग, सिक्स आपका होता है बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, सेवंथ होता है बिजनेस स्टैटिक्स, एट्थ होता है आपका बिजनेस बैंकिंग, नेक्स्ट उसके बाद नाइन्थ होता है आपका बिजनेस लीगल एस्पेक्ट, और 10th होता है आपका बिजनेस इनकम टैक्स एंड डबल टैक्स और रूल। ये बेसिक मिलाकर के आपका 10 यूनिट बनता है पेपर सेकंड का। और जिनका अगर मान लीजिए बिजनेस मैनेजमेंट होता है तो उसमें थोड़ा सा रेशियो उनको बढ़ा दिया जाता है। अगर आपका इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स में क्या होता है दोस्तों, ऑप्शन में अगर जिनका इकोनॉमिक्स है आपका शुरुआत हो माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, और देन उसके बाद अगला आता है आपका स्टैटिक्स इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स इकोनॉमिक्स, पब्लिक इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, बैंकिंग इकोनॉमिक्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट एंड एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। इस प्रकार का आपका क्या होता है, पूरा इकोनॉमिक्स ऑप्शनल की बात करता है। तो अगर आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, चाहे आपका इकोनॉमिक्स हो, चाहे आपका जियोग्राफी हो या पॉलिटी हो, सब में 10-10 यूनिट है दोस्तों। ये होता है आपका ऑप्शनल। अब ऑप्शनल की तैयारी कैसे किया जाता है और पेपर वन की कैसे तैयारी किया जाता है, तो आप क्या करिएगा, मार्केट से जो भी एक किताब है KVS मदान, इनकी बुक लाइए। ये पेपर वन के लिए काफी बेस्ट है और प्लस पेपर टू के लिए भी अच्छी है। पेपर टू में जैसे अगर मान लीजिए एक कॉमर्स वालों के लिए सबसे बेस्ट होता है। जो आपका कॉमर्स है या आपका मैनेजमेंट है, या आपका इकोनॉमिक्स है, वैसे इकोनॉमिक्स में बहुत किताबें हैं। मिश्रापुरी हो गए, काफी अच्छी बुक है मिश्रापुरी की, एक बुक आती है, आप उनका किताब ला करके पढ़ सकते हैं। HL आहूजा है, HL आहूजा इस प्रकार का। तो आप जैसे मिश्रापुरी हो गए, मिश्रापुरी या आप HL आहूजा, इनकी बुक अच्छी है। और मिश्रापुरी जो होती है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स और एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, बैंकिंग इकोनॉमिक्स। HL आहूजा आपका जो होता है माइक्रो और मैक्रो, मतलब सूक्ष्म, और जैसे एक होता है माइक्रो MICRO और एक होता है MACRO। ये जो हो दिखाता हूं मैं किताब दोस्तों आपको, एक मिनट, ये होती है, ये दो किताब है, ये बड़ी अच्छी बुक है ये दोनों। ये होती है HL आहूजा की। जिनका इकोनॉमिक्स अगर ऑप्शनल है ये ला करके वो पढ़ सकते हैं। पढ़ने तो पूरा जीवन है दोस्तों, पढ़ते रहो, बट एक चीज याद रखना, पढ़ाई साथ साथ समझना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं आज शुरुआत में पेपर वन का, उसके बाद पेपर टू ऑप्शनल कॉमर्स वालों के लिए।
ठीक है। तो ये दोस्तों मैं सिर्फ पेपर 1 और ऑप्शन पेपर कॉमर्स वालों के लिए ही पढ़ाता हूँ। अब शुरू करते हैं, पहले पेपर 1 की जो टॉपिक है एक एक करके समझेंगे। अब जिनको अगर मान लीजिए जून का टाइम देना है, जून और दिसंबर में फर्क क्या होता है, जो आपका जून का टाइम होता है और जो ये दिसंबर का टाइम होता है, जून में जो होता है, ये जून का जो गर्मियों के दिनों में, ये गर्मी में और एक ठंडी में, ऐसे समझो। याद रखिएगा जून में क्या होता है, टाइम जो देने वालों की संख्या ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे स्कूल से कॉलेज से, सॉरी, जो आपका मास्टर डिग्री कंप्लीट करके उस वक्त ज्यादा बच्चे आ जाते हैं पेपर में, यहाँ कंपटीशन बढ़ जाता है। यहाँ जब कंपटीशन बढ़ेगा, आपका पेपर 1, ये जो पेपर 1 है, इसमें आपको मैथमेटिक्स और डीआई इनका रेशियो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन बना देता है। और यही आपका मैथ और डीआई आपका जैसे दिसंबर में होगा तो बहुत सिंपल कर दे, ज्यादा टफ नहीं होता, बहुत एक प्रकार से नॉर्मल कर देता है, ठीक है। और क्या होता है कॉमर्स वालों का, जो आपका ठंडी के दिन होगा, इसमें पूरा आपका थ्योरिकल बेस होता है, थ्योरिकल। और यहां पर आपका जो होगा, यहां न्यूमेरिकल ज्यादा पूछता है, न्यूमेरिकल। यहां पर ये मैथमेटिक्स जैसे मैथ की रेशियो बढ़ा देता है, ये चीज याद रखना। लेकिन अब जिनको जून में देना है तो उनको एक चीज याद रखिएगा, थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ेगा तो आपको थोड़ा और लेवल अच्छा करके पढ़ाई करना पड़ेगा। अब बात करते जो ये एक यूनिट है उसको कैसे पढ़ना है। पहले बात करेंगे पेपर 1 की, तब उसके बाद पेपर 2 की। अब पेपर 1 में हमें क्या क्या पढ़ना होता है, फर्स्ट देखते हैं। पहले पेपर 1 आप जाइए, पहले बुक लाइए, क्योंकि दोस्तों बुक बहुत जरूरी है। यूट्यूब पे बहुत कंटेंट है, लेकिन यूट्यूब पे एक भी बता देते हैं, यूट्यूब पे अगर सब लोग पूरा कंटेंट तो देते हैं लेकिन पूरा नहीं देंगे। क्यों? वो सिर्फ अपना चैनल चलाने के लिए डालते हैं कि देखिए बस इतना, लेकिन पूरा आपको सीरीज नहीं मिलेगा। बहुत कम ही लोग होते जो डालते हैं। आइए पहले बात करते हैं पेपर 1 का। पहला आपको होता है टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड। अब इसमें हमें क्या क्या पढ़ना होता है एप्टीट्यूड में। टीचिंग मीन्स क्या होता है, जो आप एक प्रोफेसर बनने जा रहे हो, जो आप एक वक्ता बनने जा रहे हो, तो आपको अंदर क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए। सबसे पहले किसी भी चीज का उसके कॉन्सेप्ट को समझो, कॉन्सेप्ट। दूसरा उसके मेथड्स को समझो। तीसरा उसके टीचिंग का लेवल को समझो। चौथा उसके कैरेक्टर को समझो। जैसे कहते हैं ना कैरेक्टर, उसके चरित्र, उसके गुण, उसके विचार, उसके भाव। नेक्स्ट उसके बाद उसके इवेल्युएशन। इवेल्युएशन मीन्स होता है मूल्यांकन करना। देन उसके बाद री टीचिंग कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है। नेक्स्ट उसके बाद मॉडल ऑफ टीचिंग क्या है, मॉडल ऑफ टीचिंग क्या है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया, मेथड्स हो गया, लेवल हो गया, कैरेक्टर्स हो गया, इवेल्युएशन हो गया, रीटीचिंग कॉन्सेप्ट हो गया, मॉडल ऑफ टीचिंग हो गया। देन उसके बाद इफेक्टिव ऑफ टीचिंग क्या है, कहीं के इफेक्टिव बोलते, कहीं के अफेक्टिव, कैसे आपकी टीचिंग प्रभावित होती है। नेक्स्ट उसके बाद ब्लॉम टेस्टोनॉमी कॉन्सेप्ट क्या है, ब्लॉम टेस्टोनॉमी। बस ये इतना अगर आपने अच्छे से तैयार कर लिया, पूरा आपका सिलेबस में किताब ला के देखिएगा, सब एक पूरा टॉपिक दिया है, ठीक है। और एक होता है आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग क्या है। भाई किसी भी चीज का ऑब्जेक्ट होना चाहिए। आप प्रोफेसर क्यों बनना चाहते हो, आप आईएएस क्यों बनना चाहते हो, आप वैज्ञानिक क्यों बनना चाहते हो, साइंटिस्ट जिसको बोलते हैं साइंटिस्ट क्यों बनना चाहते हो, ये चीजें क्यों बनना चाहते हो। पहला होता है ऑब्जेक्टिव, आपका उद्देश्य क्या है करने का, प्रोफेसर बनने का।
तो भाई प्रोफेसर बनने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप पढ़ लिया पढ़ा दिया, नहीं। प्रोफेसर एक समाज को बेहतर बनाता है, एक अच्छे व्यक्ति का निर्माण करता है, उसके अंदर सोचने समझने की ताकत डेवलप करता है, थिंकिंग प्रोसेस करता है कि सही क्या है गलत क्या है, इस समाज को कैसे बेहतर बनाएगा, देश को कैसे और आगे ले जा, आगे भी से नहीं कि पृथ्वी उठा के उस साइड कर दे, मतलब कैसे अपने को भी डेवलप करेगा, अपने पड़ोसी को डेवलप करेगा, और एक बेहतर गांव, बेहतर नगर, बेहतर राज्य, बेहतर देश का निर्माण कैसे करेगा। ये होता है योगदान एक प्रोफेसर का। तो पहला आपका होता है ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। क्या है ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग? मतलब आप एक अच्छा टीचर, अच्छा प्रोफेसर, अच्छा वक्ता बनने का क्या उद्देश्य है, तो पहला यही होना चाहिए। अब जब आप एक अच्छा प्रोफेसर बनेंगे तो पहले शुरुआत यहाँ करेंगे कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट मतलब टीचिंग का कॉन्सेप्ट क्या है। अगर मैं कोई चीज आपको बताता हूं, अगर आपका दिमाग बैठता है और वो चीजें आप समझ जाते हैं तो बढ़िया, अच्छा लगेगा, भाई मैंने आपको बताया, आप अच्छे से समझ गए। अगर मेरी बात आपको नहीं समझ में आई, मैं क्या बताना चाह रहा था, आप क्या समझ रहे थे, तो ये कॉन्सेप्ट ठीक नहीं बैठेगा। कॉन्सेप्ट का मतलब है जो भी एक स्टूडेंट और टीचर के बीच में जो भी किसी टॉपिक पे जो कम्युनिकेशन हो रहा है, जो संचार हो रहा है एक दूसरे के बीच में, जो किसी भी टॉपिक पे वार्तालाप हो रहा है, अगर एक दूसरे को अच्छे से समझाया जा रहा है और समझ रहा है, तो इसी को बोलते हैं टीचिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट। बात करेंगे। दूसरा मैथड्स। मैथड्स में होता है हर एक चीज की कोई न कोई विधि है। आप पढ़ाई करने का एक विधि है, सबका अपना अपना कॉन्सेप्ट होता है पढ़ाई करने का। कोई रात को पढ़ता है, कोई सुबह पढ़ता है, कोई दोपहर को पढ़ता है। ऐसे ही मैथड्स दिया है टीचिंग का। अब इसका मैथड्स क्या है? टीचिंग का मैथड्स एक ऑनलाइन मेथड है, ऑफलाइन मेथड्स है, टीचर सेंटर्ड मेथड है, लर्नर सेंटर्ड मेथड है। ये बेसिक चीज है आपका कौन कौन? एक होता ऑफलाइन, ऑफलाइन, और दूसरा ऑनलाइन, उसके बाद टीचर सेंटर्ड, उसके बाद लर्नर सेंटर्ड, उसके बाद लेक्चर मेथड। ये सारी चीजें आपका होता है मेथड्स की बात करता है। अब आपने बचपन में देखा होगा, जब भी कभी क्लास किए होंगे या पढ़ते होंगे, तो ये मेथड्स आपने अपने जीवन में जरूर उपयोग किए होंगे और उपयोग करते रहेंगे। ऑफलाइन जो अगर 2000 सन के पीछे चले जाओ, जो 90s के इरा के लोग होंगे, कभी देखते होंगे बच्चे एक लकड़ी का तख्ती होता था, पीठ पे लेकर के चलते थे पढ़ने के लिए, और घर से बोरी वगैरह बिस्तरा छोटी सी लेकर के जाते बिछाने के लिए, बैठने के लिए। ये गवर्नमेंट स्कूलों में उस वक्त, जब प्राइवेट स्कूल आप तो बहुत ज्यादा होगी, पहले गवर्नमेंट स्कूलों में तो अगर देखा जाए तो वहाँ ऑफलाइन ही मेथड्स पूरा देखने को मिलता था। क्या? गुरुजी बैठे और 60 70 80 बच्चे बैठे, बस ये गुरुजी छड़ी लेकर के बैठे होते थे। कोई सवाल पूछना है बच्चों से पूछ रहे हैं, या कोई चीज उनको बताना है तो सामने होकर बताते थे। अर्थात जो फेस टू फेस स्टूडेंट और टीचर के बीच में वार्तालाप होती थी, उसी को बोलते थे ऑफलाइन मेथड्स। अब ऑफलाइन मेथड्स के बेसिक इंस्ट्रूमेंट क्या था? इंस्ट्रूमेंट मतलब वो नहीं म्यूजिक बजाने का, इंस्ट्रूमेंट मतलब उनके औजार क्या, किसके आधार पर पढ़ाते थे। भाई उनके पास एक ब्लैक बोर्ड होता था और एक व्हाइट वाला चाक होता था, उससे लिख करके अपना लिख करके समझाते थे। आज थोड़ा सा मॉडर्न हो गया तो एक व्हाइट बोर्ड आ गया, मार्कर हो गया, तो इसको बोलते थे ऑफलाइन मेथड्स। दूसरा हो गया ऑनलाइन मेथड्स। ऑनलाइन मेथड्स मीन्स होता है जहां पर आज के प्रेजेंट टाइम में अगर देखा, जो डिजिटल का जमाना आ गया, जैसे एनडीए गवर्नमेंट ने बोला भी था डिजिटल एनडीए। अब डिजिटल, अब ये जो डिजिटल इंडिया कॉन्सेप्ट आया, आप देखते होंगे यूपीआई हो गया, पेटीएम हो गया, गूगल पे हो गया, ये सब किसका देन है? इसी का है, डिजिटल का। तो डिजिटल मतलब जो आपका ऑनलाइन चीजें चल रही है। आप घर बैठे आप पढ़ाई करते हो, घर बैठे आप कोई भी चीज है, पढ़ाई भी कर रहे हो, घर बैठे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो, ऑनलाइन आप शॉपिंग कर रहे हो, ऑनलाइन आप पूरा टूरिज्म भी कर रहे हो। आप सोचो टूरिज्म मीन्स घर बैठे पूरी दुनिया देखो, डिस्कवरी ऑफ इंडिया देखो, ये सब किसका देन है? ऑनलाइन का ही तो देन है। तो जो आप मोबाइल से या लैपटॉप से या टैब के माध्यम से या प्रोजेक्टर के माध्यम से जो भी चीजें आप क्या कर रहे हैं, ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, उसको बोलते हैं ऑनलाइन मेथड्स। अब ऑनलाइन मेथड्स में तो दो चीजें और जोड़ दिया गया, गवर्नमेंट ने कुछ नई पॉलिसी बनाई। जिनके घर पे डीटीएच कनेक्शन लगा हुआ है, डीटीएच, जिसके घर पे कनेक्शन लगा होता है, टीवी वगैरह जिसको बोलते हैं, उसमें देखने के लिए घर बैठे आप क्या कर सकते हैं, एनसीईआरटी की जो बुक्स है आप पढ़ाई होती है, क्लास 6 से लेकर के क्लास 10 तक, क्लास 11 से लेकर क्लास 12 तक, उसके बाद ग्रेजुएशन तक। अगर आप साइंस फील्ड के साइंस पढ़िए, कॉमर्स फील्ड के कॉमर्स पढ़िए,
आर्ट फील्ड के हैं तो आप आर्ट पढ़िए। सब कुछ आपको पहले इसमें 36 चैनल थे, बीच में उसको 40 किया गया, फिर 82 किया गया, कभी बस चैनल घटते बढ़ते रहते हैं दोस्तों। तो ये जो ऑनलाइन कॉन्सेप्ट आया था उसमें आपका स्वयं और स्वयं प्रभा के माध्यम से प्रोवाइड किया जाता है। उस वक्त जो थे आपके क्या नाम था, एक वित्त मंत्री याद नहीं आ रहा, उन्होंने 2017 में लॉन्च किए थे, इस कॉन्सेप्ट को दिए थे 2017 में। आपका ऑनलाइन का जो स्वयं और स्वयं प्रभा प्लस मोक मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, इसमें क्या कर रखे थे, काफी जूम कर दे, कई चैनल एक साथ आप जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंस बात करते हैं, कई लोग एक साथ जोड़ लेते हैं। आप हैं, आपके पिताजी हैं, आपके दादाजी हैं, सबको एक साथ जोड़ लो, कहीं अलग अलग जगह पे हो, तो उसको बोलते थे कि आप घर बैठे कई चैनल जूम करके मैसिव ओपन ऑनलाइन को एक साथ लोग पढ़ सकते हो, कई लोग देख सकते हो, कई लोग के एक साथ जोड़ा जा सकता है। ये सारी चीजें आपका ऑनलाइन की बात करता है, स्वयं प्रभा। अगला हम बात करते हैं, इसमें अगला जो आपका टॉपिक होता है लेवल ऑफ टीचिंग। लेवल ऑफ टीचिंग का बेसिक अगर देखा जाए तो 3 लेवल होती थी। कौन कौन? मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिंग लेवल। मेमोरी लेवल मीन्स होता है जो आप मेमोराइज करते हैं, जो याद करते हैं, शुरुआत में जब किसी लेटर या अक्षर से परिचित होते हैं उसके बारे में जानकारी बढ़ाते हैं। जैसे आप क्लास 1 से क्लास 5 तक के बच्चे को आप देखेंगे, शुरू में उसको क्या किया जाता है, हर एक लेटर उसको लिखना और बताया जाता है। बेटा ये देखिए, मान लीजिए ए लिखते हैं, ऐसे ए आप बनाएंगे, या आप लिखेंगे छोटा आया है, ऐसे करके आप जब बताते थे, ये प्रोसेस क्या होता था, छोटे बच्चे को जो आप उसको लेटर दिखा रहे हैं और उसको लिखना भी सिखाते हैं, इसी को बोलते थे मेमोरी लेवल कॉन्सेप्ट। तो मेमोरी लेवल जो कॉन्सेप्ट था, मेमोरी लेवल कॉन्सेप्ट, ये किसने दिया था, इनका नाम पूछता है। उनका नाम था हर्बर्ट। हर्बर्ट नाम के एक व्यक्ति थे, हर्बर्ट। उन्होंने जो है मेमोरी लेवल कॉन्सेप्ट दिया था। दूसरा लेवल अगर बात करेंगे तो आपका आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल मीन्स होता है जब बच्चा पढ़ना लिखना दोनों सीख जाता है तो उसको बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल कॉन्सेप्ट किसने दिया था, उनका नाम था मॉरिसन। मॉरिसन नाम के एक व्यक्ति हैं, उन्होंने अंडरस्टैंडिंग लेवल कॉन्सेप्ट दिया था। यहां पर लिख देते हैं उनका नाम, अंडरस्टैंडिंग जो आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल कॉन्सेप्ट किसने दिया, उनका नाम था मॉरिसन। इन्होंने क्या दिया था, अंडरस्टैंडिंग लेवल कॉन्सेप्ट। ये कभी कल आपका क्वेश्चन कई बार रिपीट होता, पूछता है कि मेमोरी लेवल कॉन्सेप्ट किसने दिया, अंडरस्टैंडिंग लेवल कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो उनका नाम था मॉरिसन। नेक्स्ट बात करते हैं, तीसरा होता है रिफ्लेक्टिव लेवल। रिफ्लेक्टिव लेवल मीन्स होता है जिसमें अब बच्चा यहाँ पर अपने किसी गोल के लेकर के, कोई एक उद्देश्य उसको जीवन में कि डॉक्टर बनना है या डीएम साहब बनना है या प्रोफेसर साहब बनना है, जो भी उसको बनना है, तो अपने गोल को लेकर के बहुत पॉजिटिव हो जाता है, बहुत सीरियस हो जाता है। अब वहां वो क्या करता है, खुद से डिसीजन लेता है मुझे कौन सी बुक्स पढ़ना है, कैसे तैयारी करना है, कैसे सिलेबस को देखना है। उसके अपने लक्ष्य को पाने के लिए जो स्वयं से डिसीजन ले रहा है, स्वयं से सब कुछ किया जा रहा है, उसको बोलते थे रिफ्लेक्टिव लेवल। और रिफ्लेक्टिव लेवल कॉन्सेप्ट किसने दिया था, उनका नाम था हंटर। तो ये तीसरा आपका जो बात होता है HUNT, इन्होंने रिफ्लेक्टिव लेवल, रिफ्लेक्टिव, आपको बस दोस्तों एक समरी तरीके से चीजें बता रहे हैं, बस इसमें आप ये सब पूरा सिलेबस को एक बार देखिएगा। अगला बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स होता है जो आपका चरित्र है, जो आपका गुण है, जो आपका विचार, जो आपका व्यवहार है, जो आपका एटीट्यूड है। अगर आपका एटीट्यूड ठीक नहीं है, एटीट्यूड कैसे आता है, देखिए बहुत से लोग यूपीएससी 4th पेपर में पढ़ाते हैं इम्पैथी क्या है, सिंपैथी क्या है, इंटीग्रिटी क्या है, मॉरल इंटीग्रिटी क्या है, या आपका एटीट्यूड क्या, एप्टीट्यूड क्या है, ये सारी चीजें आपको एम्पैथी क्या और सिंपैथी क्या है, ये आपके कैरेक्टर की बात करता है। अगर आप अच्छे टीचर कब कहलाएंगे, जब बच्चों की बात आपको सुनेंगे। अगर स्टूडेंट की आप बात नहीं सुनेंगे, आप बच्चों को इग्नोर करेंगे, तो कौन आपसे पढ़ेगा। अगर आप बच्चों की बात सुनेंगे, उनकी कमेंट का आप रिप्लाई देंगे, कोई बच्चा पूछ रहा है, नहीं जानकारी है, कुछ चीज पूछ रहा है, आप बता दो। आजकल तो इंटरनेट की जमाना ठीक, वो भी ढूंढ लेगा, आप भी ढूंढ के बता दो, क्या दिक्कत है। तो ये होता है आपका कैरेक्टर पर डिपेंड करता है। तो कैरेक्टर दो व्यक्ति को आता है, कौन सा, एक टीचर का कैरेक्टर क्या होगा और एक लर्नर का कैरेक्टर क्या होगा। टीचर का कैरेक्टर मीन्स होता है टीचर क्या
अवेयर है, या वो कितना अवेयर मीन्स जागरूक है, अनुभवी कितना है। अब अनुभव नहीं है कुछ तो बोर्ड के सामने खड़ा होगा उसका हाथ पैर कांपेगा। अगर वो अनुभवी होगा, एक्सपीरियंस होगा, तो बढ़िया से हर एक पॉइंट को अच्छे से समझाते चला जाएगा। तो कहने का मतलब है कैरेक्टर दो भागों में बांटा गया। एक टीचर का कैरेक्टर क्या होगा, पहली चीज तो अच्छा खासा उसके पास एक्सपीरियंस हो, अनुभव हो, नॉलेजेबल हो, कंसेप्चुअल नॉलेज को प्रोवाइड करता हो, और जो समाज और देश को बेहतर बनाने के अच्छा एक सोशल को बेहतर बनाने वाला ज्ञान दे, पर्यावरण के प्रति अच्छा ज्ञान दे। बच्चे अगर मान लीजिए कोई भटक गया तो उसको सही रास्ते पर ला दे, ये उसके कैरेक्टर की बात करता है। दूसरा लर्नर क्या होता है, लर्नर कैरेक्टर क्या होता है भाई, कम से कम अपने होमवर्क को सही टाइम पे करे, ग्रुप डिस्कशन करे। तो कैरेक्टर जो होता है लर्नर का कैसे कैरेक्टर होना चाहिए, ग्रुप डिस्कशन करे, ग्रुप बनाओ 5-5 बच्चों को। अब उस बच्चे घर पे जाकर के होमवर्क करेगा, क्लास में आकर के आपस में डिस्कशन होगा, क्वेश्चन पूछेगा, क्रियोसिटी होना चाहिए, बार बार सवाल करने वाला होना चाहिए। ये दोनों की बात करता है कैसा कैरेक्टर होना चाहिए। टीचर प्रॉपर एक पोलाइटली हो, बहुत एक काम मतलब बहुत शांत होना चाहिए। आजकल बहुत से टीचर थोड़ी देर में गुस्सा कर जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगला बात करते हैं इवैल्यूएशन ऑफ टीचिंग। इवैल्यूएशन मीन्स होता है जब आप किसी चीज का मूल्यांकन करते हैं। अब मूल्यांकन किस चीज का आप करेंगे, मूल्यांकन दोस्तों किसी विद्यार्थी का ही आप करेंगे या आप किसी समाज का करेंगे। हर एक चीज प्रकार से अगर देखा जाए तो इसका मूल्यांकन होता है। अब मूल्यांकन इसका बेसिक 3 तरीके से होता है। एक प्री प्लान होता है, एक ड्यूरिंग होता है, एक आफ्टर होता है। कैसे, सपोज करिए आप किसी बच्चे को पढ़ाना है आपको, तो सबसे पहले उसका आप एक टेस्ट लेंगे, पूछेंगे बेटा आपको सिलेबस देखा आपने, तो बोलेगा नहीं, तो आपको आइडिया लगेगा भाई बच्चा काफी परिचित नहीं है। तो ये आपका एक रेशियो आप बना देंगे, परसेंटेज बना देंगे, ग्रेड बना देंगे, कभी इसका लेवल किस लेवल तक है, इसके पास नॉलेज है। दूसरा होता है जब आप बच्चे को पढ़ाना शुरू कर देते हैं, क्लास में पढ़ाते पढ़ाते ही क्वेश्चन पुटअप करते हैं, तो उसको बोलते हैं ड्यूरिंग इवेल्युएशन। पढ़ाते जिससे क्लास में बच्चों को पढ़ाते हुए आप क्वेश्चन पूछ लेंगे, बताइए मॉरिसन ने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया या हंट ने कौन से कॉन्सेप्ट को दिया, तो इसको बोलते हैं ड्यूरिंग इवेल्युएशन ऑफ टीचिंग। एक होता है आफ्टर इवेल्युएशन ऑफ टीचिंग। आफ्टर मीन्स होता है जैसे आपने पढ़ा दिया, बाद में बच्चे को आप क्या करते हैं, टेस्ट लेते हैं कि कितना आपको जानकारी हुआ, कितना आपने सीखा, अब उसका फीडबैक आप मुझे दीजिए। इसीलिए इसके इवेल्युएशन जो होता है वो 3 भागों में बांटा गया है, प्री, ड्यूरिंग, आफ्टर। कई कई प्री को बोलते हैं बिफोर पहले, ड्यूरिंग पढ़ाते हुए दौरान, आफ्टर पढ़ाने के बाद। इस प्रकार से आप क्या करते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं। ओके दोस्तों, अब नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं रीटीचिंग कॉन्सेप्ट। रीटीचिंग कॉन्सेप्ट मीन्स होता है दोस्तों, जैसे कभी काल आप पढ़ाते हो तो पढ़ाने के लिए क्या किया जाता था कि जो लोग बीएड वगैरह किए होंगे उनको पता होगा, उनका एक टारगेट सेट किया जाता है 10 मिनट या 30 मिनट, ठीक है। अब जैसे 30 मिनट या 10 मिनट क्या होता है, यहां पर आपको बता देते इसको मिटा के। जैसे क्या होता है दोस्तों, जो रीटीचिंग कॉन्सेप्ट होता है, ये समझ जाइए, आपका एक टारगेट दिया गया कि 10 मिनट मैं आपको एक टॉपिक देता हूं कि बताइए लेवल ऑफ टीचिंग को आप अपने तरीके से बता दीजिए, 10 मिनट टाइम है। तो टॉपिक क्या दिया गया, लेवल ऑफ टीचिंग। तो ये जो लेवल ऑफ टीचिंग क्या होता है, मान लीजिए कोई टॉपिक है, ये आपका टॉपिक दे दिया गया, जो आपका ये टॉपिक्स हैं, अब आपको पढ़ाना है। तो जो आप पढ़ाते हैं, पढ़ाने के दौरान उसका फिर क्या करते हैं लोग, इवेल्युएशन करते हैं, मूल्यांकन करेंगे कि, और मूल्यांकन करने के बाद उसका फीडबैक देंगे। फीडबैक मतलब आजकल जैसे लोग आप होटल पे जाते हो या ढाबे पे खाना खाते हो, तो नया नया जो कोई ढाबा वाला होता है क्या बोलता है, या किसी आप कोचिंग में आजकल जाइए, ट्रायल क्लास चलती है, ट्रायल क्लास बड़ा सिंपल चलाते हैं, वो बहुत घिसी पिटी टॉपिक होती है, उसको बहुत कहानी की तरीके से पिरो के आपको समझाते हैं। आप अंदर इतना जोश भर देंगे, आपके दिमाग में लगेगा कल मैं आप कलेक्टर बन जाऊंगा, ऐसा ही होता है। तो कहने मतलब फीडबैक देंगे, पूछेंगे फीडबैक कैसा लगा। तो जैसे आपने पढ़ाया टॉपिक लेवल ऑफ टीचिंग, तो उसका मूल्यांकन करेंगे, देन उसका फीडबैक देंगे। फीडबैक देंगे अगर आपने सही से नहीं पढ़ाया, अच्छे से नहीं पढ़ाया, तो फिर कहेंगे भैया दोबारा पढ़ाओ, दोबारा इसे 10 मिनट के 10 मिनट के अंदर में इसको पढ़ा के कंप्लीट करो।
तो ये इस प्रोसेस को ही बोलते हैं रीटीचिंग कॉन्सेप्ट। री मतलब पुनः, टीच मतलब बताना पढ़ाना, और टीचिंग मतलब वही बताना। अगला बात करते हैं मॉडल ऑफ टीचिंग। मॉडल ऑफ टीचिंग मीन्स क्या होता है, इसके अलग अलग मॉडल हैं। इसके बेसिक 3 मॉडल हैं। कौन कौन सा? पेडागोजी, एंड्रागोजी और हेटागोजी। दोस्तों पेडागोजी और एंड्रागोजी और हेटागोजी क्या है, यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है। पहले समझते हैं पेडागोजी क्या है। जब आप किसी बच्चे को अपने घर पे बुला के या आप उसके घर जाके पढ़ाते हैं, 2 आवर्स पढ़ाते, 3 आवर्स पढ़ाते या 1 आवर पढ़ाते हैं, जहां पर गुरुजी और स्टूडेंट के बीच में कोई गैप नहीं दिख रहा है, उसको बोलते हैं पेडागोजी कॉन्सेप्ट, मॉडल ऑफ टीचिंग। पेडागोजी टीचिंग और मॉडल ऑफ कॉन्सेप्ट, इसको बोलेंगे, ठीक है। दूसरा होता है एंड्रागोजी। एंड्रागोजी में थोड़ा सा गुरुजी आपको साथ रहेंगे, बट इतना नहीं है, ठीक है, कुछ चीज आपने पूछा, थोड़ा सा फार्मूला समझा देंगे, बाकी आप उसके बेस पे आप प्रैक्टिस करके सीखो। हेटागोजी ये होता है, वहां पर अब गुरुजी बिल्कुल नहीं रहेंगे, आप खुद से करो। कभी काल हो गया 10 से 15 दिन, गुरुजी से कॉल करके पूछो, गुरुजी बताइए जो हॉट स्पॉट लैंड क्या है या लिथोस्फीयर क्या है, तो आप बोलेंगे ठीक है बेटा, हॉट स्पॉट रेंज है, उसको बोलते हैं जहां पर सबसे ज्यादा वेटलैंड क्षेत्र होता है, वहां नमी बहुत होता है, बहुत से कीट पतंगों का जन्म होता है, उनका हैबिटेट बनता है, एक निवास घर बनता है। जब उन्हीं के बायोडाइवर्सिटी ज्यादा प्रकार के जीव जंतु एक ही पर्टिकुलर स्थान पर रहने की उनकी संख्या देखने को मिलती है, उसी को बोलते हैं हॉट स्पॉट रेंज। तो तभी गुरुजी आपको हल्का सा समझा दिया, आपने समझ, तो उसी बोलेंगे पेडागोजी, एंड्रागोजी और हेटागोजी, ठीक है। अब बात करते हैं इफेक्टिव ऑफ टीचिंग। अब इफेक्टिव कब होगा? अगर मैं कोई चीज लिख रहा हूं, चलो राइटिंग ठीक नहीं है, डजंट मैटर, लेकिन अगर बोल रहा हूं शब्दों को मैं पता चला, आजकल बहुत लोग ऐसे बोलते ठीक, तो आपको लगेगा ये कितना नेगेटिव टीचर है, अभी सोच रहा है, 2 मिनट लगाएगा सोचने में, बोलेगा कब। कहने का मतलब है जब आपका बोलने का प्रोसेस बहुत अच्छा, आप पूरा इन्फ्लुएंट अच्छे तरीके से बात करो, चीजों को ऐसा नहीं ना नू नी कर मत करो, जो बोलो पूरा क्लियर बोलो, तभी तो आपका इफेक्टिव होगा टीचिंग। अब पता चला कोई चीज आप भूल गए, तो ऐसे कर रहे हैं, क्या था, तो इसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा? आपका निगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। या राइटिंग गलत कोई बात नहीं, मगर अगर आप बोलने का तरीका गलत हो गया तो आपका टीचिंग कभी अच्छा प्रभावित नहीं करेगा। तो इफेक्टिव ऑफ टीचिंग का बेसिक 2 चीज होता है, आपका राइटिंग अच्छा हो, प्लस आपका ओरल जो आप बोलते हो, आपका वर्ड पूरा क्लियर होना चाहिए, आप किस टॉपिक पे क्या बात कर रहे हो, ये होता है आपका इफेक्टिव ऑफ टीचिंग। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला है दोस्तों ब्लॉन्ड टेस्टोनॉमी, लीस्ट एंड लास्ट। अब जो है आपका ब्लॉन्ड टेस्टोनॉमी कॉन्सेप्ट। ब्लॉन्ड टेस्टोनॉमी कॉन्सेप्ट क्या है, ये भी आपको पूरा सिलेबस में है। यहां पर इन्होंने 3H कॉन्सेप्ट दिया। 3H मीन्स होता है हेड, हैंड, हार्ट, ये 3 कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। हेड मीन्स होता है जो आप कॉग्निटिव करते, दिमाग क्या करता है दोस्तों, सोचने की, इंफॉर्मेशन लाना, नॉलेज लाना, एनालिसिस करना, यही तो आपका प्रोसेस होता है माइंड का। इसीलिए मानव आज सबसे ज्यादा क्यों है, बड़े से बड़े जानवर हैं, जंगलों में रहते हैं बेचारे, मानव के पास एक ही दिमाग है जो हर एक चीज का निर्माण कर लेता है, बड़े से बड़ी इमारत, बड़े से बड़े रोड, बड़े से बड़े ब्रिज, बड़े से बड़े हवेली, बिल्डिंग, न जाने क्या क्या बना रहा है, तो इसको बोलते हैं कॉग्निटिव थिंकिंग। लेकिन ये 3H कॉन्सेप्ट क्यों लाके जोड़ा, इसके पीछे रीजन सुनिए। जैसे आज के मानव को देखिए, कमाने खाने में पूरा जीवन लगा दे रहा है, अच्छी बात लगाएगा नहीं तो खाएगा कैसे, लेकिन कहीं कहीं उसको एक खालीपन लगता है। क्या खालीपन? अच्छा रोजी रोटी हो, सोचने लायक हो गया, हैंड मीन्स एक्शन, कार अच्छा कर रहा है, पढ़ा रहा है, रोजी रोटी कर रहा है, ठेला चला रहा है, रिक्शा चला रहा है, या कलेक्टर साहब बन गए, मंत्री जी बन गए, कुछ भी कर रहे हैं, एक्शन भी, रोजगार भी हो गया, बट अंदर हार्ट, ये इमोशनल, यहां से खाली हो गया। कैसे? यहां से जो खाली हो गया, इसीलिए आप देखते हो कि बड़े बड़े लोग आजकल डिप्रेशन, एंजाइटी, टेंशन में जी रहे हैं। पढ़ाई करने आते हैं 1 साल 6 महीने के अंदर बाद वो सिगरेट, सुट्टा, पता नहीं क्या क्या रास्ते पे चले जाते हैं, और बहुत लोगों से कट जाते हैं, बातचीत करना बंद कर देते हैं, आइसोलेट कर लेते हैं। इसलिए ब्लूम टेस्टोनॉमी ने 3H कॉन्सेप्ट में आपका हैंड तो दिया, बोला सोचने समझने ताकत दिया, रोजगार दिया, लेकिन अंदर से लोग खाली होते जा रहे हैं। एक समय था पहले लोग अपने घरों में कोई चीज खाने पीने के लाते, पड़ोसी दरवाजा खटखटा के उसको भी खिला देते थे।
अब समय ऐसा आ गया कुंडी लगा के घर में बैठ के अपने माँ बाप से, कि अपने बच्चों से ऐसा दिन आ गया माँ बाप को साइड करके अपना केक को लाएंगे, काट के खाएंगे, माँ बाप को नहीं पूछते। इतना मैंने अपनी आंखों देखा, ये समय आ गया, इतना अंदर से इंसान खाली होता चला जा रहा है, इमोशनल। तो यही चीज इमोशनल जोड़ा गया। जब तक आपका हार्ट मतलब हृदय इमोशनल नहीं होगा, सिंपैथी नहीं होगा, एम्पैथी नहीं होगा, तो आप अंदर से बहुत अकेला महसूस करेंगे, डिप्रेशन शिकार हो जाएंगे, आपका दिल भर जाएगा, आप मन रोने करेगा, कभी गुस्सा करेगा, अजीब अजीब सी हरकतें करेंगी। ये ह्यूमन एक्टिविटीज कॉन्सेप्ट जो होता है, ये बोला गया आपका ब्लॉन्ग टेस्नोमी ने 3H कॉन्सेप्ट दिया। इसी को गांधी जी भी ज्यादा एक प्रकार से उसको प्रोटेक्टिव करते हैं, उसको प्रोटेक्टिव मतलब संरक्षित करके बताना चाहते हैं, प्रोवाइड कराना चाहते हैं कि अंदर इमोशनल होना बहुत जरूरी है। अगर आप इमोशनल इंसान नहीं है, जैसे आजकल लोग देखे बड़े बड़े शहरों में आजकल डिवोर्स का केस लगभग 40% होने लग गया, अभी 30 था 40 बढ़ गया। कारण क्या हो गया, लोग अब मटेरियल जीना शुरू कर दिए। मटेरियल मतलब इस जो आजकल भौतिकी जीवन जीना शुरू कर दिए, गाड़ी हो, घर हो, बिल्डिंग हो, नौकरी हो, अच्छी बीवी हो, अच्छा पति हो, रंगीन टीवी हो। तो ये जो कॉन्सेप्ट आजकल लोगों के दिमाग में, अच्छी बात होना चाहिए, बट इतना ज्यादा मटेरियल मत डूब जाओ। अब जैसे क्या है, अब सपोज करो आज के जो कोई 30 साल को हो या 40 साल को हो, अपने एज को 10 साल या 20 साल घटा के देखेगा पुराना फोटो, जब कंपेयर करेगा तो क्या उस एज में आ सकता? नहीं आ सकता ना। इननेचुरल है भाई, उसको प्रोसेस है। आपकी इस जो ये झुर्रियां है स्किन का, ये झुर्रियां, इस पे स्किन की झुर्रियां डाउन होंगे, डल होंगी, बूढ़े भी होंगे, दांत टूटेगा। तो आप अब यही चीज हो रहा है। कोई लेडीज है थोड़ी सी मोटी हो गई, अब उसको पति चाहिए इतना बड़ा पेट लेके घूमता हो, लेकिन उसको कोई नहीं बोले, लेकिन पत्नी अगर थोड़ी सी मोटी हो गई, मोटी हो गई है, अब उसको ऐसा असहज महसूस करा देते हैं कि बेचारी अपने अंदर ही अंदर घुटने लग जाती है, डाइटिंग पे चली जाती है, इतनी डाइटिंग पे चली जाती, खाना छोड़ देती, चक्कर खा के पता चला किचन में गिर जाती है। ये सब कॉन्सेप्ट क्या हो रहा है, सिर्फ लोगों को मटेरियल बनाने के चक्कर में लोगों को अंदर से इमोशनल फीलिंग खत्म होती चला जा रहा है। इसलिए कॉन्सेप्ट दिया है कि अगर आप अच्छे टीचर बनेंगे तभी किसी बच्चे का फीलिंग समझेंगे, किसी का दर्द समझेंगे। अगर ये आपके अंदर ये चीज नहीं है तो कैसे आप दूसरे का दर्द समझेंगे? आप भी वैसे हो जाएंगे। भाई नेचर है वो तो बदलेगा, कोई छोटी हाइट है, कोई बड़ी हाइट है, कोई मोटा है, डजंट मैटर। ठीक है, हेल्दी है, खा पी रहा, मस्त, इतना खुश रहो, फालतू चीजों में क्यों जी रहे हो? अब इसके पीछे कारण भारत में, अभी मैं कल का एक रिसर्च पेपर पढ़ रहा था, भारत में एक समय ऐसा था, अब तो बहुत चलो बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी ने काफी चीजें हमारे देश में, चावल है, गेहूं है, दूध है, घी है, अंडा है, पनीर, मछली है, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, बहुत से वैरायटी खाने पीने की चीजें उपलब्ध हो गया है। अब एक समय ऐसा था, पहले इंसान दाल चावल रोटी खा रहा था, गेहूं का सीजन गेहूं रोटी खा रहा, चावल के सीजन चावल ही खा रहा था। आज के चले जाओ लगभग 25-26 साल पहले पुराने में 2 टाइम खाना खाता, या गाय भैंस होती थोड़ा दूध पी लेता बस। लेकिन क्या होता था, कभी कभी सूखा आ गया, कभी बाढ़ आ गया, तो खाने पीने की चीजों से उनकी बॉडी उस चीज को टाइम पे जब खाना नहीं पाता, तो बॉडी इसको, आपकी बॉडी इतना, देखिए नेचर ऐसे बना रखा है, तो उसने धीरे धीरे क्या करने लगा, पेट के जो आप बेली बोलते हैं, पेट नाभि से नीचे इस साइड का, जो लोग कहते हैं ना कि आजकल पेट निकलता, पेट इसीलिए नहीं निकलता, कारण है उस चीज को समझ गए, नेचर ने समझा दिया बॉडी को कि भाई इनको टाइम पर अगर खाना नहीं मिलता तो यहाँ धीरे धीरे चर्बी जनरेट करता है, इकट्ठा करता है। वो इसलिए कि अगर आपको मान लीजिए 1 हफ्ता खाना नहीं मिलेगा तो चर्बी एक प्रकार से एनर्जी में कन्वर्ट हो करके वो लिक्विड में चला जाएगा, फिर आपको ग्लूकोज और एनर्जी देगा जिससे आप जिंदा रह सको। इसलिए नेचर ने उस चीज को ढाल दिया। ये भारत की जहां जैसी क्लाइमेट हुआ, जहां जैसे लोगों को चीजों को सर्वाइव किया गया, जैसे चीजों पाए, अब आजकल इंसान क्या कर रहा है, दोनों टाइम का 3 टाइम 4 टाइम 24 घंटा कुछ ना कुछ खा रहा है। कभी बर्गर खरीद रहा है, कभी पिज्जा खा रहा है, कभी चाट पकौड़े खा रहा है, कभी कुछ समोसे खा रहा है कि नहीं खा रहा। अब वो ज्यादा चीजें कैलोरी आप लोगे तो उस चीज तो कहीं ना कहीं जनरेट होगा, बर्गर आगे पीछे बड़े बड़े होंगे, तो कहने का मतलब है जो आप बर्गर खाओगे तो बर्गर में सबसे वसा होगा, तो चीज जनरेट तो होगा ही ना। अगर आप वर्कआउट नहीं कुछ करोगे, काम नहीं करोगे, कोई फिजिकल नहीं करोगे तो फेल होगी। तो कहने का मतलब यही था दोस्तों कि ब्लॉन्ग टेस्टोमी कॉन्सेप्ट यही कह रहा कि दिमाग तो लोगों को दे दिया, रोजी रोटी तो दे दिया, लेकिन इमोशनल नहीं दिया। इसीलिए कभी किसी को बॉडी सेम नहीं करना चाहिए, चाहे जैसा भी है तो इंसान ना, एक दिन दुनिया छोड़ के चला जाएगा। बड़े से बड़े पुराने एक्टर को देखो, कभी क्या थे, आज ऐसे दिन आ गए चेहरा आप छुपाते हैं,
अब नजर क्यों नहीं आते? नहीं बहुत इतर आते थे। तो दोस्तों ये कॉन्सेप्ट हमने जो बात किया पूरा ये आपका हो गया टीचिंग एप्टीट्यूड का। तो इस तरीके से आपको चीजें पढ़ना है, लोगों को समझाना है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीजें हो गया। बाकी इसमें कोई ऐसा टॉपिक छूटा नहीं है, जितना था मैंने बता दिया। आजकल कुछ नया मॉडल कॉन्सेप्ट आता है, तो आता रहेगा नया मॉडल कॉन्सेप्ट, उसको भी आप देखिएगा पढ़िएगा। तो ये हो गया। अब दूसरा टॉपिक हम कॉन्सेप्ट बात करते हैं अगला, रिसर्च एप्टीट्यूड। कि आज इतना ही करें दोस्तों, आज इतना ही करते हैं। कल बात करेंगे हम रिसर्च एप्टीट्यूड पे। नहीं ज्यादा हो जाएगा तो आपको बड़ी दिक्कत हो जाती है। पढ़ाई को पूरा एंजॉय करो। तो आज इतना ही है, ठीक है दोस्तों। बाकी कल हम पढ़ाएंगे रिसर्च एप्टीट्यूड। तो आज इतना, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। मस्त रहिए, पढ़ाई करिए, प्लान बना लीजिए। और जो आजकल अफवाहें चलती है कि नेट खत्म होगा, नेट नहीं खत्म होगा, नेट रहेगा। पीएचडी जिनको करना, पीएचडी इसलिए फोकस किया जाता है दोस्तों भाई, जिनके पास मोटी रकम पैसा हो, 10 लाख 15 लाख, वो जाके पीएचडी करो। जो गरीब बच्चा है, देखिए इसके पीछे रीजन बताते हैं। ये जो यूजीसी नेट है ना, यूजीसी नेट ये क्या कहना चाहता है? जो आप इसमें एक नेट है, एक आपका जीआरएफ होता है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, उसके बाद एसआरएफ होता है जब सीनियर रिसर्च फेलोशिप। अभी कॉन्सेप्ट को समझो क्या है। ये जो संस्था बनाई गई है, अपन जो भी 1954 या 1950 जो भी होगा दोस्तों, डाटा कभी आगे पीछे जो आता है इसको माइंड मत करना, देख लेना। यूजीसी नेट यूनियन ग्रांट कमीशन जो है, ये कहता है कि अगर आप अपने सब्जेक्ट के प्रति, जो इसका सिलेबस है वो ये कहता है भाई, अगर आप एक प्रोफेसर बनने जा रहे हो तो कम से कम आपको कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना चाहिए। और ये जो टेस्ट होता है, इसका भी सिर्फ टेस्ट है, आपका कुछ वैसा नहीं, सिर्फ एक टेस्ट पेपर होता है। 2 पेपर, पेपर 1 पेपर 2। पुराने समय में और 2019 से जाओगे तो 3 पेपर होता था। उसमें ऑफलाइन होता था, अब तो सब ऑनलाइन कर दिया। पहले सीबीएसई बोर्ड करवाती है, अब तो एनटीए करवाती है। तो ये क्या कहता है, मान ली चाहे कोई अपर फैमिली से हो, जो भी हो, या आप चाहे लोअर फैमिली से हो, या आप मिडिल फैमिली से हो, किसी भी फैमिली से, परिवार से बिलोंग करते हो, किसी भी फैमिली से आप बिलोंग करते हो, अमीर हो गरीब हो जो भी हो, डजंट मैटर। ये कहता है जिसमें टैलेंट है आ जाओ और आप भी अपना टैलेंट दिखाओ और सर्टिफिकेट लेके जाओ। चाहे प्राइवेट कॉलेज चाहे सरकारी कॉलेज में अप्लाई करो, जीने खाने का आधार बनाओ। लेकिन ये सिर्फ ये मत समझे कि सर्टिफिकेट मिल गया तो आप योग्य हो गए। भाई अगर आपका सर्टिफिकेट मिल गया तो सर्टिफिकेट लेके घर मत बैठो। सर्टिफिकेट मिल गया तो आप अपना चाहे कोचिंग खोलो, या अपना एंटरप्रेन्योर, वही चाहे कोई उद्यमी करो, बिजनेस करो, कोचिंग खोलो, या चाहे पीएसयू वगैरह गवर्नमेंट की बहुत सी अलग अलग वैकेंसी आती है उसमें अप्लाई करो। बड़े बड़े सेमिनार अटेंड के लिए डिमांड होती है, उसमें आप अप्लाई करो। कहीं ना कहीं कुछ काम करो। तो इसका ये मकसद है कि एक देश के एक अच्छे वक्ता, अच्छे लीडर, अच्छे प्रोफेसर बन सकते हो इसके आधार पे। और इसकी वैल्यू कभी कम नहीं होगा, क्योंकि ये जो है अमीर और गरीब सबके लिए बराबर। जो गरीब बच्चे जिनके पास पैसा नहीं है पीएचडी करने का, कम से कम इसके आधार पे, और अगर उनका जीआरएफ हो गया या नेट हो गया तभी तो पीएचडी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब पहले आप नेट क्वालिफाई करो, बाद में बहुत से रास्ते आपके खुल जाएंगे। आपका अनुभव हो जाएगा 10 साल 15 साल, तो आप क्वेश्चन पेपर बनाओ, वहां भी पैसा आप कमाओगे। लेकिन उसके लिए आपको पहले अभी मेहनत करना पड़ेगा। अभी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और क्या है दोस्तों, किसी भी चीज को अगर आपको पाना है तो उसमें आपको समय देना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं घर बैठे कोई चीज प्राप्त हो जाएगी, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। अब जैसे मैंने जो चीजें मैंने आपको बताया, पढ़ा था तो बता दिया, नहीं पढ़ता थोड़ी यहाँ मैं आपको कहानियां सुनाता। इसीलिए आपको अफवाहों में मत जाइए। अब जिनको जून में पेपर देना है, जून बचे कितना है, धीरे धीरे जनवरी खत्म, फिर टोटल आपके पास मिलते हैं 4 मंथ। अब 4 मंथ में कैसे आप तैयारी करेंगे, कैसे आप पढ़ाई करेंगे, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन मैं यही कहूँगा, सिलेबस को देखिए, बार बार कॉन्सेप्ट को पढ़िए, उसके बाद पीवाईक्यू लगाइए, एमसीक्यू क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करिए। उससे एक आपको आइडिया मिलेगा कि मैंने कितना चीज़ें सीखा, कितना नहीं सीखा। यही एक आधार है। और गोल को सेट करिए, जो आपको बनना है बन जाइए। ठीक है, तो आज इतना ही दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते। थैंक यू वेरी मच।